नमस्कार, मैं कविता आप सबों का स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल्स पे। जैसे कि आप देखे थे कि पिछले वीक मैंने क्लास 11th के मॉडल सेट 1 को लेके आई थी, तो आज मैं क्लास 11th के मॉडल सेट 2 को लेके आई हूँ, जिसमें पूरे टोटल 40 क्वेश्चंस हैं और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल में हैं और सभी के आंसर भी मैंने इसमें दे दिया है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग इस सेट को भी तैयार करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोवाइड फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 360, आर्टिकल 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता? हु सेड देयर कैन बी नो स्टेट विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जेलीनेक। जेलीनेक ने ऐसा कहा है कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है कि संविधान सभा में समाजवादी विचारों को अपनाने के प्रबल समर्थक कौन थे? हु वाज द आर्डेंट सपोर्टर्स ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में काम के अधिकार को कहाँ शामिल किया गया? वेयर वॉज द राइट टू वर्क बीन इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में काम के अधिकार को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है? हु इज कॉम्पिटेंट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स? तो मौलिक अधिकारों के संशोधन यानी मौलिक अधिकार ही नहीं, कोई भी संशोधन, कोई भी विधेयक में अगर किसी भी प्रकार का संशोधन होगा या उसमें से कुछ हटाया जाएगा तो उस कंडीशन में ये कार्य पार्लियामेंट करता है यानी संसद करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? बाय विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अनटचेबिलिटी बीन अनएब्लॉइज्ड? तो इसका जो होगा वो आर्टिकल 17 होगा, अनुच्छेद 17 इसका आंसर होगा जिसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? व्हाट वाज द फॉर्म ऑफ द स्टेट इन एंशियंट टाइम? तो प्राचीन युग में राज्य का जो स्वरूप था वो सिटी स्टेट के नाम से जाना जाता था यानी नगर राज्य के नाम से वो जाना जाता था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, नगर राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? यानी हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर इन द स्टेट गवर्नमेंट? या स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा है तो इसका जो प्रतिनिधि यानी इसका जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो होते हैं गवर्नर यानी राज्यपाल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया? हु सपोर्टेड वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन? तो जे.एस. मिल ने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अरस्तु, बेंथम, जे.एस. मिल और प्रधानमंत्री विल्सन। तो एक्चुअली में जे.एस. मिल ये नारीवाद के भी प्रवर्तक रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने ही महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन किया है और उन्हीं के तर्ज पे आज न्यूजीलैंड में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में हर जगह आप लोगों का मताधिकार, ये जो सुविधा होता है महिलाओं को मताधिकार की सुविधा मिला, वो इन्हीं के मतलब यही अपना प्रबल समर्थक बने थे और इन्हीं के द्वारा ये सब चीज़ों को लाया गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जे.एस. मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची प्रणाली किस देश में प्रचलित है? इन विच कंट्री लिस्ट सिस्टम इज प्रिवेलेंटेड? तो स्विट्जरलैंड और जर्मनी ये दोनों में सूची प्रणाली प्रचलित है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी यानी सी ऑप्शन, ए और बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला कहा गया है? हु इज नोन एज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्क? तो प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर को कैबिनेट का मेहराब की आधारशिला कहा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट इज इम्पोज? तो अनुच्छेद 356 यानी 356 में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यानी व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन राज्यसभा? तो उसमें 238 यानी 238 सदस्य की निर्वाचन किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, 238। यहाँ ऑप्शन ए बी सी डी नहीं रह के ई एफ जी एच हो गया है ऊपर से, तो इसको आप सुधार लेंगे, ए बी सी डी कीजिएगा तो लास्ट ऑप्शन यानी 238 ऑप्शन इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो मतदान नहीं करते किंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट बट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? तो जो संसद के मनोनीत सदस्य होते हैं यानी नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, संसद के मनोनीत सदस्य यानी नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? फॉर हाउ मेनी ईयर्स आर द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्टेड? तो विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं वो टोटल 6 ईयर्स के लिए निर्वाचित होते हैं, यानी इनको जो इलेक्ट किया जाता है वो पूरा टोटल 6 ईयर्स के लिए किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, 6 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून के शासन पदबंध की रचना किसने की? हु प्रोपोंडेड द टर्म रूल ऑफ लॉ? तो एवी डाइसी कानून के शासन पदबंध की रचना की थी, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, एवी डाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है? हु हैज़ द पावर टू रिमूव द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो आप जानते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, इनके कार्यों में किसी की हस्तक्षेप नहीं होती है। तो इसलिए इनको अगर इनके पे किसी भी प्रकार का कोई जो अड़चन लगता है और उनको उनके पद से हटाने की जब बात होती है तो इस कंडीशन में संसद के दोनों सदनों साथ ही साथ राष्ट्रपति यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों के द्वारा इनको इनके पद से विमुक्त किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो संसद होगा, क्योंकि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों इंक्लूड हैं। तो आंसर जो होगा वो सी होगा, पार्लियामेंट या संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची में कुल कितने विषय दिए गए हैं? हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर गिवन इन यूनियन लिस्ट? तो संघ सूची में कुल 97 विषय दिए गए हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, 97। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, विवाह और तलाक, मैरिज एंड डाइवोर्स, विदेशी ऋण, फॉरेन डेप्थ, जेल, फिर बैंक। तो हम देखते हैं कि विदेशी ऋण ये फॉरेन डेप्थ है तो ये संघ सूची में आते हैं, जेल सेंट्रल जेल आता है ये भी संघ में आता है, बैंक जो है बैंक भी सेंट्रल में आते हैं तो ये भी संघ सूची, ये तीनों जितने भी हैं वो संघ सूची में आते हैं। लेकिन विवाह और तलाक जो होता है यानी मैरिज एंड डाइवोर्स जो होता है वो संघ सूची का भी कार्य और आपका राज्य सूची का भी कार्य, इसलिए ये समवर्ती सूची में आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, विवाह और तलाक, मैरिज एंड डाइवोर्स जो समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण क्या रहा है? द कॉजेज ऑफ डिस्प्यूट इन सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन इज? तो केंद्र और राज्य संबंध में विवाद का जो कारण होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि केंद्र में प्रधानमंत्री का पद होता है, राष्ट्रपति का पद होता है और मुख्यमंत्री का पद राज्य में होता है, लेकिन हम देखते हैं कि राज्यपाल का पद ये केंद्र में भी होता है और राज्य में भी होता है, यानी आपका दिल्ली सेंटर में भी है और फिर यहाँ आपका प्रत्येक जितने भी स्टेट्स हैं उसमें भी है। तो इसलिए ये जो पद है ये विवाद का कारण हमेशा से है, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो राज्यपाल का पद होगा, गवर्नर्स पोस्ट, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, सन 1959 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? विच स्टेट फर्स्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेड द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम इन 1959? तो सबसे पहले जो त्रिस्तरीय पंचायती राज आया था वो राजस्थान में लागू किया गया था, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? अंडर विच द फॉलोइंग इज पंचायती राज सिस्टम इज इंडिया अरेंज्ड? तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में पंचायती राज प्रणाली की बात कही गई है, तो इसका जो ऑप्शन आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह किसने कहा है? हु हैज सेड पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विथ स्टेट? तो गार्डनर ने ये शब्दों को, ये वाक्य को कहा है कि राजनीति जो है वो विज्ञान का आरंभ है और अंत भी राज्य के साथ होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट इन एंशिएंट टाइम्स? तो प्राचीन युग में राज्य का रूप जो था वो नगर राज्य का था, यानी सिटी स्टेट्स का था, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, सिटी स्टेट्स या नगर राज्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वो बंधनों में जकड़ा है? हु हैज सेड मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स? तो यह बात जो यानी मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है और लेकिन हर जगह वो बंधनों में जकड़ा है, तो यह बात जो है वो रूसो ने कहा है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर यानी भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी? हु रोट द बुक फ्रीडम फ्रॉम फियर? कई बार दोस्तों आप देखेंगे कि ये फ्रीडम फ्रॉम फियर हिंदी में नहीं लिख करके क्वेश्चन में ही रहेगा कि किसने भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी। तो आपको घबराना नहीं है, भय का मतलब ही होता है फियर और मुक्ति मतलब ही होता है फ्रीडम, यानी फ्रीडम फ्रॉम फियर। तो अगर आप फिर भी कंफ्यूज होते कि ये भय से मुक्ति नामक पुस्तक क्या है, तो एक बार आप इंग्लिश में जरूर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में जरूर इंक्लूड रहेगा कि हु रोट द बुक फ्रीडम फ्रॉम फियर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंग सान सूकी। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यह पुस्तक किसने लिखी? तो वह नेल्सन मंडेला ने लिखी है। तो इस चीज़ पे आप लोग ध्यान देंगे, ये दो पुस्तक जो है स्वतंत्रता से रिलेटेड यानी फ्रीडम से रिलेटेड है। तो ये प्रायः क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है, यह किसका कथन है? इट इज स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवरसेल्व्स। हु सेड दिस? तो स्वराज की बात हमेशा महात्मा गांधी कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, समानता का मुख्य रूप हैं यानी कौन से हैं? व्हाट इज द मेन फॉर्म ऑफ द इक्वेलिटी? तो यहाँ आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता और लास्ट में इनमें से सभी। तो हम देखते हैं कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समानता का ही रूप है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच बोलना और कर्ज की अदायगी ही न्याय है, किसने कहा? हु हैज सेड जस्टिस मीन्स स्पीक द ट्रूथ एंड पे डेब्ट्स? तो इसे सेफलस ने कहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, सेफलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध था यानी किससे था? तो इन एंशियंट इंडियन सोसाइटी जस्टिस वाज रिलेटेड टू। तो आप देखते हैं कि पहले जो हमारा जो समाज था वो धर्म से ही न्याय को इंक्लूड करता था, यानी मतलब ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तुम इस तरीके से कार्य करोगे तो तुम्हें इस प्रकार की सजा मिलेगी, भगवान देखने वाला, भगवान तुम्हें सजा देगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रायः जो है वो रिलीजन पे ही न्याय को रिलेट करता है। शांति, शक्ति और सम्मान, ये तीन जो वर्ड है ये न्याय से इंक्लूड नहीं है, ना ही कोई रिलेशन है इसका, लेकिन रिलीजन का जस्टिस से रिलेशन है। तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सूचना प्राप्त करने का अधिकार 2005 किस प्रकार का अधिकार है? व्हाट कैटेगरी ऑफ राइट इज द राइट टू इंफॉर्मेशन गिवन इन 2005? तो भारत में सूचना प्राप्त करने का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार से इंक्लूड करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32, काम का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? राइट टू वर्क इन विच टाइप ऑफ राइट? ये काम का जो अधिकार है, अगर पूछा जाए तो काम का अधिकार कहाँ है, तो वो आप बोलेगा कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में है, लेकिन ये जो है किस प्रकार का अधिकार है, तो ये जो अधिकार जो होता है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत में आता है, यानी फंडामेंटल राइट्स में आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया? तो सबसे पहले जो मताधिकार जो दिया गया है, अगर हम यहाँ देखें तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन। तो सबसे पहले न्यूजीलैंड को मिला है मताधिकार, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को मिला है, उसके बाद फिर आपको इंग्लैंड को मिला है, फिर अमेरिका को मिला है। तो पहला जो आंसर होगा ऑप्शन होगा वो होगा ए, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34, किसने कहा कि जो नागरिक सार्वजनिक कार्यों में भाग नहीं लेता वह समुदाय का व्यर्थ नहीं बल्कि हानिकारक सदस्य? हु सेड दैट अ सिटीजन हु डज नॉट टेक पार्ट इन पब्लिक एक्टिविटीज इज नॉट ओनली अ यूजलेस बट अ हार्मफुल मेंबर ऑफ द कम्युनिटी? तो पेरिलकिस ये जो हैं उन्होंने ये कहा है कि जो नागरिक सार्वजनिक कार्यों में भाग नहीं लेता वह समुदाय को व्यर्थ नहीं बल्कि हानिकारक सदस्य है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35, किसने कहा कि राष्ट्रवाद पूंजीवादी अवधारणा है? तो पूंजीवाद यानी कैपिटलिस्ट की जो बात, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी की जो बात करता है वो कार्ल मार्क्स करते हैं। क्वेश्चन है, हु सेड दैट नेशनलिज्म इज द कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन राष्ट्रवादी भावना नहीं है?
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। तो यहाँ हमको ये देखना है कि किस में राष्ट्रवादी भावना की बात आती है, यहाँ नहीं है, यानी इसमें राष्ट्रवाद की बात नहीं की जाती है। तो पहला है ऑप्शन अपने देश के कानूनों का सम्मान करना, यानी रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ वंस कंट्री। तो अगर हम अपने देश के कानून का सम्मान करते हैं तो यही राष्ट्रवाद कहलाता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है अपने देश के राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, ये भी राष्ट्रवाद का एक एग्जाम्पल है कि हम अपने नेशनल फ्लैग को कैसे रिस्पेक्ट करें। थर्ड वन है टैक्स देना, टू पे टैक्स। तो राष्ट्रवादी भावना में टैक्स देना भी होता है, क्योंकि अगर हम टैक्स नहीं देते हैं तो हम अपने देश का विकास नहीं चाह रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है क्रिकेट मैच में अपने देश की हार और दूसरे देश की जीत पर खुश होना, टू बी हैप्पी ऑन द डिफीट ऑफ वंस कंट्री एंड द विक्ट्री ऑफ अनदर कंट्री इन अ क्रिकेट मैच। तो ये सही बात है कि अगर क्रिकेट मैच जब भी होता है तो हम देखते हैं कि हम अपने देश की जब हारता है तो हम बहुत ही मतलब निराश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुख प्रकट हो जाता है। लेकिन अगर किसी दूसरे देश का जब क्रिकेट खेलते हैं और अगर उनका विकेट गिरता है तो हम लोग काफ़ी खुशी मनाते हैं। तो यहाँ पे अल्टर दे दिया है, यहाँ पे दिया है कि अपने देश की हार और दूसरे देश की जीत का खुश होना, तो ये बिल्कुल ही गलत है, ये राष्ट्रवाद की भावना नहीं आती है। तो आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक बड़ा खतरा है? हु सेड दैट नेशनलिज्म इज अ ग्रेट डेंजर? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवाद को एक बड़ा खतरा कहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया? इन विच ईयर द वर्ड सेक्युलरिज्म एडेड इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो 1976 यानी 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, यानी हमारे प्रेम्बल में सेक्युलरिज्म वर्ड को ऐड किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य धर्म सापेक्ष है? विच स्टेट इज नॉन सेक्युलर? तो सऊदी अरब जो है वो धर्म सापेक्ष देश है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, सऊदी अरब। लास्ट क्वेश्चन है किसने कहा कि धर्म लोगों की अफीम है? हु सेड दैट रिलीजन इज द ओपियम फॉर द पीपल? तो मार्क्स ने धर्म को लोगों की अफीम कहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, मार्क्स। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने मॉडल सेट 2 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 40 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया, और इस तरीके से हमारा मॉडल सेट 2 कंप्लीट हो गया। ये डेफिनेटली आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए श्योर है कि इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट वीडियो को मैं बाद में लेके आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।